दोस्तों नमस्कार। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। भगवान गणेश से ये प्रार्थना सदियों से की जाती रही और आस्था से जुड़े मुद्दे भी हैं। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, लेकिन एक विषय ऐसा आ चुका है जिस पर कि विचार करने की जरूरत है और उस पर दुनिया के तमाम जलवायु विशेषज्ञ अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। चिंता इसलिए भी जाहिर की जाना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा का जो संयंत्र स्थापित किया जाना है उसके कई खतरे हैं। लाभ भी हैं, लेकिन जो खतरे हैं वो पीढ़ियों के सामने हैं। सौम्या दत्ता जलवायु विशेषज्ञ हैं। भारत, बांग्लादेश सहित तमाम देशों में वे इस विषय पे काम भी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के भी वो सदस्य रह चुके हैं। पर्यावरण के विषय पर उनकी चिंताएं बहुत गंभीर भी हैं। विचार करने की ज़रूरत है और इस बारे में ये भी सोचना होगा कि हमारे जबलपुर संभाग में नारायणगंज टिकरिया के पास चुटका परमाणु प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। लगभग 25,000 करोड़ की लागत से ये संयंत्र स्थापित होना है और उसको लेकर वहाँ के आदिवासी समुदाय में भी चिंता है और चुटका परमाणु संयंत्र विरोध समिति को भी बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। सौम्या दत्ता की चर्चा के पहले हम आपको बता दें कि राजकुमार सिन्हा का एक आलेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले परमाणु ऊर्जा विभाग ने ये जानकारी दी थी कि वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक, जीई हिताची इलेक्ट्रिक, डी फ्रांस ईडीएफ समेत कई विदेशी कंपनियां देश के परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट में भाग लेने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रौद्योगिक आपूर्ति या ठेकेदार के रूप में और सेवा प्रदाता के रूप में अलग अलग निवेश करने की भारत में इच्छुक हैं। सवाल उठता है कि परमाणु क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनी भारत क्यों आना चाहती है। दुनिया के 192 देशों में से केवल 30 देश परमाणु बिजली संयंत्र चला रहे हैं। इटली ने चेरनोबिल की दुर्घटना के बाद अपना परमाणु बिजली कार्यक्रम बंद कर दिया। कजाकिस्तान ने 1999 में, लिथुआनिया ने 2009 में अपने एकमात्र रिएक्टर को बंद कर दिया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के इतिहास की 3 बड़ी भीषण दुर्घटनाओं पर अगर गौर करें तो 3 माइल आइसलैंड अमेरिका, चेरनोबिल यूक्रेन और फुकुशिमा जापान ने यह चेतावनी दे दी है कि ऐसी तकनीक जिस पर इंसानी नियंत्रण नहीं है वह जल, जीवन, जमीन, जंगल सभी के लिए नुकसानदेह है। फुकुशिमा में आज भी आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में 3 करोड़ टन रेडियो एक्टिव कचरा जमा है और इस कचरे को हटाने में जापान सरकार 94,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। फिर भी इस विकिरण को पूरी तरह साफ करने में अभी 30 साल से भी ज़्यादा का समय लगेगा। ये विचार करने की ज़रूरत है कि हमसे कुछ दूरी पर ही, जबलपुर से कुछ ही दूरी पर है नारायणगंज टिकरिया, जहाँ पर कि चुटका परमाणु संयंत्र स्थापित करने का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इस पर विचार करने की भी जरूरत है। ये चिंताएं आज सवाल बनी है, कल ये पूरी मानव प्रजाति के लिए, खासकर आदिवासी क्षेत्र के लिए, जंगलों के लिए, जमीन के लिए और नर्मदा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं और इसके सही सही जवाब चाहिए ताकि लोगों के मन में जो डर है वो दूर हो सके। आइए चलते हैं सौम्या दत्ता की चर्चा पर, वे क्या कहते हैं। मैं सौम्या दत्ता हूँ। मैं जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और पर्यावरण का संबंधित वैज्ञानिक ढंग से उसको चर्चा करना, समझना, इसके काम करता हूँ। और इस काम में मैं भारत के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण एशिया, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस है उसमें मैं सक्रिय भागीदारी पिछले 18 साल से कर रहा हूँ। और कुछ दिन यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क का भी मैं सलाहकार बोर्ड का भी सदस्य था।
तो आज के दिन में जो एक फॉल्स सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज का समाधान, जो सही नहीं है, जो गलत समाधान, उसको तहत ये जो न्यूक्लियर फिशन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी नाम पे जो चलता है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कम्प्लीटली एक गलत चीज़ है, क्योंकि आप दो चीज़ यदि समझेंगे, ये जलवायु परिवर्तन का जो संकट लोगों के ऊपर आ रहा है, और ये आज के दिन में, जब हम 10-12 साल पहले जब ये बोलते थे, लोग सवाल उठाते थे, आज के दिन में एक के बाद एक हीट वेव, शहरी बाढ़, गांव के बाढ़, एक के बाद एक तूफान, जो पश्चिम उपकूल पूर्व उपकूल दोनों में जो साइक्लोन का मार एक के बाद जो आ रहा है, तो आज के दिन में नया लोगों को समझाने का ज़रूरत शायद नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज का संकट बढ़ते जा रहा है, गहराते जा रहा है, और ये आने वाले, जो हम विज्ञान के दृष्टि से देख रहे हैं, आने वाले 60, 70, 80, 100 साल तक ये बढ़ते जाएगा। तो ये एक भयंकर स्थिति का हम सामना कर रहे हैं। इस स्थिति को सामने करते हुए हमारा ऊर्जा का जो क्लाइमेट चेंज का सलूशन का एक बड़ा हिस्सा है, जो कोयला, तेल, गैस, जो हमारे ऊर्जा स्रोत का 80% पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट लगभग है, उससे हमें हटना पड़ेगा। लेकिन उसके बदले में जो भारत सहित चीन और ऐसे काफ़ी देशों में, कुछ देशों में परमाणु ऊर्जा को जो प्रमोट किया जा रहा है, ये कम्प्लीटली गलत मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें विश्वक्षा का कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ का स्टडीज़ भी है, जिसमें MIT भी है, जिसके स्टडी में दिखता है जो परमाणु ऊर्जा का जो एम्बेडेड एनर्जी, उसको बनाने में, उसको चालू करने में, उसको कंपोनेंट बनाने में, और उसको न्यूक्लियर जो यूरेनियम फ्यूल चेन को चालू करने में जो इतना ऊर्जा लगते हैं, तो एक भी यूनिट बिजली पैदा होने का बहुत पहले ये सारी ऊर्जा, और ये सारी ऊर्जा कोयला, तेल, गैस से आते हैं, ये जो एमिशन ये पहले ही हो जाते हैं। तो आप जलवायु संकट को और परमाणु ऊर्जा घर बनाने में 10 साल लग जाएगा, तो उस 10 साल बाद जब ऊर्जा पैदा करना शुरू करेगा, ये स्टडी दिखाते हैं कि कम से कम 12 से 15 साल ऊर्जा पैदा करने के बाद वो कार्बन न्यूट्रल बनेगा, तब जाके उसको बेनिफिट, आपको कार्बन बेनिफिट शुरू होगा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का सल्यूशन आज से 8-10 साल, फिर 12-15 साल, मतलब 20-25 साल तक क्लाइमेट चेंज का जो लिमिट है 1.5 डिग्री का लिमिट, तो आगामी आने वाले दशक में हम क्रॉस कर जाएंगे। और सारे स्टडीज़ दिखा रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस जिसके बाद धरती का बहुत सिस्टम कोलैप्स करेगा, वो हम 2050 तक क्रॉस कर जाएंगे। तो परमाणु ऊर्जा का घर बना के आप इस समस्या का कोई हल नहीं कर सकते। दूसरा इसका बड़ा मुद्दा है, जो परमाणु ऊर्जा घर आप आज के दिन में जो फिशन बेस्ड, यूरेनियम बेस्ड, थोरियम बेस्ड एनर्जी है, उसमें जो फिशन से निकलने वाला जो पदार्थ है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिसमें हाई लेवल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी है जो मात्रा में होता है, जैसे प्लूटोनियम 239 जैसे बहुत लॉन्ग लास्टिंग रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, वो 24,100 साल में उसको हाफ लाइफ है। मतलब आप 1 लाख साल से 1,10,000 साल तक वो भयंकर रेडियो एक्टिव रहेगा, और उसको आपको इंसान से, जानवर से, पानी का स्रोत से सबसे अलग करके रखना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। 1 लाख साल तक किसने गारंटी ले सकते हैं। और परमाणु ऊर्जा घर जब चलते हैं, हर कुछ दिनों में उसको जो वेंटिंग होता है, जो रिएक्टर डोम के ऊपर जो पाइप होता है, उसमें रेडियो एक्टिव गैसेस का वेंटिंग होता है, और वो आसपास का वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो उसमें आसपास का जो लोग है, मैंने आसपास मतलब 5, 10, 15 किलोमीटर तक, और यदि हवा जोर चले तो और भी दूर तक, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हवा में मिलते हैं, और उसके आपको सांस के साथ अंदर लेंगे। और हम जानते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल यदि आपको बॉडी के अंदर जाए, जब बाहर रहते हैं तब उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन यदि बॉडी के अंदर जाके टिश्यू के ऊपर सेटल करे, हवा के साथ आप अंदर लेंगे, तो आपको DNA डैमेज करते हैं, इसको म्यूटाजेनिक बोलते हैं, आपको कैंसर जहर हो सकते हैं। तो यदि हम परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, आज के दिन का जो फिशन बेस्ड एनर्जी है, तो हम एक बहुत बड़ा खतरा अपना देश के लिए भी पैदा करेंगे। आज के दिन में भारत में, ये बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ, भारत का 2% ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से आती है, जबकि 98% दूसरे से आते हैं। परमाणु ऊर्जा बहुत महंगी पड़ते हैं, एक्चुअली हिसाब किए सारे सब्सिडी लेके तो 8 से 9 रुपया पर यूनिट आते हैं, जबकि सौर ऊर्जा से आपको 3 रुपया, सौर ऊर्जा सही ढंग से किया जाए तो 3 रुपया प्रति यूनिट में आपको बिजली मिल सकती है। तो ये कोई सल्यूशन नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक है, और आने वाले हम 100 पीढ़ियों के लिए एक भयंकर खतरा पैदा करके छोड़ के जाएंगे, जिसका समाधान हमारे किसी के पास नहीं है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो जाने के बाद भी जीरो कार्बन वाली जो स्थितियां बताई जा रही हैं, उसके लिए करीब 30 साल लगेंगे। लेकिन परमाणु संयंत्र स्थापित करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तब तक धरती पर विनाश की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी होंगी।
सौम्या दत्ता की ये चिंता बहुत वाजिब है। उनका ये कहना भी वाजिब है कि आने वाले 100 पीढ़ियां जो हैं, आने वाली 100 पीढ़ियां इसका खामियाजा भोगेंगी यदि समय रहते इस पर सही विचार नहीं किया। क्योंकि रेडियो एक्टिव तरंगें जो हैं, रेडियो एक्टिविटी जो है, उसके सब्सटेंस आपके शरीर को, आपके जीवन को, जलवायु को, सबको प्रभावित कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले भी ये बात की है कि चुटका से लेके गुजरात तक ये परमाणु संयंत्र के खतरे जल, जंगल, जमीन और मनुष्यों को प्रभावित करेंगे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज दोस्तों इतना ही। एक बार फिर हम आपसे बता दें कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जो नीति नियंता लोग हैं वो इस पर गंभीरता से विचार करें। परमाणु संयंत्र से होने वाले लाभ हानि पर विचार करते हुए पहले ये विचार जरूर करें कि इससे मनुष्य की आबादी पर, जंगल पर, ज़मीन पर और हमारी नदियों के जल जीवों पर कोई असर न पड़े, तभी इस संयंत्र को पूरा करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद।